जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, पिछली पॉलिटी की क्लास में आप लोगों ने मंत्री परिषद के विषय में समझा, महान्यायवादी के विषय में समझा। तो आज चूंकि हमारा वो चैप्टर खत्म हो गया है, तो आज उनसे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, हालांकि इतने हैवीएस्चुअल क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ बनते हैं तो किस तरीके के बनेंगे और हमसे क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप किए जा सकते हैं। और मैंने आप लोगों को शुरुआत में एक चीज़ ये भी बताई थी कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें उनसे 10 क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें। अगर आप 10 क्वेश्चन डेली के बना रहे हैं उन टॉपिक से, तो ये समझिए कि आप अपने एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर सेट कर रहे हैं। इस चीज़ को समझ के चलिएगा। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज जो हम लोग बात करेंगे वही क्वेश्चन आंसर्स पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और उससे किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी वो हम पार्लियामेंट को लेकर क्लास करेंगे। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लंबी और भी बड़ी से बड़ी क्लासेस हम आप लोगों के सामने ला सकें। क्योंकि एक इंटरेस्ट तभी जगता है, या कहा जा सकता है जब सपोर्ट ज़्यादा होता है या व्यूअर्स ज़्यादा होते हैं तो एक मनोबल भी अपने आप ही बढ़ने लगता है। तो चलिए शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ठीक उसी तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर होगा और उसका उत्तर जो है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। ठीक है, एक साधन नहीं है विधायी नियंत्रण का। ऑप्शन है आपके सामने। सदन का विघटन, संकल्प प्रश्न या अविश्वास प्रस्ताव। यानी कि इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। जिनको ये प्रश्न समझ में आ गया है वो उत्तर देने में पीछे नहीं हटेंगे, उनका कमेंट में आंसर आ भी गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? सदन का विघटन। तो दोस्तों, जो सदन का विघटन है यह किसी भी मायने में या किसी भी प्रकार से ये संसद पर कार्यवाहियों पर या संसद की कार्यवाहियों पर या भारत में प्रशासन पर एक विधायी नियंत्रण नहीं रखता है। ठीक है, अगर पार्लियामेंट पर नियंत्रण रखना है, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखना है, तो उसके विरुद्ध अगर संकल्प पारित किया जाए, ठीक है, या उससे कुछ प्रश्न पूछे जाए, तो क्या होगा कि वो उस पर एक दबाव बना रहेगा कि अगर हमने कुछ गलत काम किया तो हमसे प्रश्न पूछा जाएगा, या हर एक काम का हमें उत्तर ध्यान में रखना होगा। या अविश्वास प्रस्ताव, जो चौथा ऑप्शन है, वो क्या कहता है कि अविश्वास यानी कोई गलत काम कर दिया तो अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा और हमारी सरकार गिर जाएगी। तो ये सब क्या है? एक दबाव है। लेकिन सदन का विघटन किसी तरीके का दबाव नहीं बनाती है, क्योंकि ये एक विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? भारत में मंत्री परिषद रख सकती है। ऑप्शन है अविश्वास प्रस्ताव, भत्सरना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या फिर विश्वास प्रस्ताव। इनमें से कौन मंत्री परिषद रख सकती है सदन में? जल्दी से कमेंट पर आंसर डाल दीजिए। बड़ा ही आसान प्रश्न, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर आप लोगों को मिल जाएगा कि क्या इसका आंसर होगा। वीडियो और भी लंबी हो सकती है, क्लासेस और भी लंबी हो सकती है क्वेश्चन आंसर्स की। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना आप लोग शेयर करेंगे, जितने सब्सक्रिप्शन सब नंबर बढ़ेंगे, अभी बहुत कम है, एक लिमिट जो होनी चाहिए वो लिमिट नहीं पार की है, अभी तक बहुत कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसके साथ ही लाइक करना ना भूलें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए, तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव। तो जो मंत्री परिषद है, कौन? मंत्री परिषद, जिसके बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? संविधान के 2 अनुच्छेद है मुख्यतः, 74 और 75। तो जो आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 75 है, वो किसके बारे में बताता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कौन बताता है? 74 और 75। तो यहाँ पर विश्वास प्रस्ताव लाता है। हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि विश्वास मत हासिल करना होता है। जब तक मंत्रिपरिषद का विश्वास मत में है, कहाँ पर? लोकसभा में, तब तक वह कार्य में बनी रहेगी, काम पर कार्य करती रहेगी। जैसे ही विश्वास मत उसने खो दिया, विश्वास खो दिया लोकसभा का, तो वैसे क्या हो जाएगा कि वो विघटित हो जाएगी। तो इसीलिए विश्वास को हासिल करने के लिए क्या लाया जाता है? विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। जबकि हम अदर ऑप्शंस देखें जिसमें अविश्वास प्रस्ताव है,
या भत्सरना यानी कि निंदा प्रस्ताव है या स्थगन प्रस्ताव है, तो ये सब किसके ये मंत्रिपरिषद नहीं लाती है, बल्कि ये विपक्ष के लोग लेकर आते हैं मुख्यतः। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कई बार पेपर में आया हुआ है और इसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और कह सकते हैं कि बड़ा आसान है। जिन्होंने क्लासेस की हैं वो उनके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं ये। चलिए क्वेश्चन क्या है कि संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? राज्य का मुखिया, मंत्रिपरिषद, विधान परिषद या न्यायपालिका? तो इसका आंसर आप लोगों ने दे ही दिया होगा कमेंट में, ऑप्शंस देखकर ही आंसर दे दिए होंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए इतने बड़ी बात नहीं है। मैंने आप लोगों को जब मंत्रिपरिषद आप लोगों को समझाया था, फर्स्ट क्लास जो हमारी मंत्रिपरिषद की 2 क्लास में हमने खत्म किया है। एक क्लास में तो हमने एक टॉपिक अलग से भी इसी में ही खत्म कर दिया था, महान्यायवादी का। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका है, ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका। देखिए एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया, कमेंट में अभिषेक का एक क्वेश्चन था कि जो मूल संविधान में चीज़ें होंगी क्या वही संवैधानिक होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मूल संविधान में जो चीज़ें होंगी वो संवैधानिक तो होंगी ही होंगी जो संविधान में लिखी गई हैं, लेकिन बाद में अगर किसी चीज़ को संविधान में संशोधन करके उसे संविधान का एक हिस्सा बना लिया गया है तो संवैधानिक दर्जा उसे भी प्राप्त है। जैसे कि उदाहरण के रूप में पंचायती राज व्यवस्था को ले लीजिए, पहले संवैधानिक नहीं था वो है, तो उसे संविधान संशोधन करके, कौन सा 72वां संविधान संशोधन, माफ कीजिए 73वां संविधान संशोधन करके उसे क्या किया गया? संविधान में एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसी तरीके से किसी को संवैधानिक दर्जा दिया जा सकता है। तो मैं ये शायद क्वेश्चन आपका तब क्रिएट हुआ होगा जब मैंने आप लोगों को मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच में एक अंतर बताया था। तो मंत्रिपरिषद क्या था? मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक है जो 74 और 75 में आता है, लेकिन मंत्रिमंडल जो है वो संवैधानिक नहीं था। वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 352 में जोड़ा गया और एक संवैधानिक एक तरीके बनाया गया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। क्लियर? तो वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में मैंने आप लोगों को बताया थे 3 मंत्री होते हैं, कैबिनेट और राज्य मंत्री और उपमंत्री। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया। कैबिनेट में ही प्रधानमंत्री भी होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री ही जो है वो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था। तो कुल मिलाकर नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिपरिषद है। तो ये क्वेश्चन भी बड़े आराम से हो जाता है, बड़ी ही आसानी से हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान है, जिन्होंने कल की क्लास की है वो इसका आंसर दे देंगे। तो आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? तो बड़ा ही आसान प्रश्न है, ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। और इस टॉपिक से क्वेश्चंस जो 10+2 लेवल पर है, यूपी टेट या फिर सुपर टेट लेवल है, तो उस पर क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से बनते हैं। जो यूपीएससी या यूपीपीएससी लेवल पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप आराम से जो है चीज़ों को देख सकते हैं। उस लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे या जो अदर्स और टिपिकल या कह सकते हैं डीप में चीज़ों को जो समझाने की क्रिया विधि है वो तभी होगी जो लोग तैयारी करना चाहते हैं इन चीज़ों की भी। तो मैं उसकी एक अलग से क्लास दूंगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग शेयर करें, ज़्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्रिप्शन और नंबर बढ़ने चाहिए, तभी जो है चीज़ें संभव हो पाती हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा इसका? लोकसभा होगा। क्या होगा? लोकसभा। तो मैंने आप लोगों को बताया, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। किसके प्रति जिम्मेदार है? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार। मैंने आप लोगों को जिम्मेदारी यानी कि जो उत्तरदायित्व बताए थे वो 3 प्रकार के बताए थे हमारे यहाँ। एक तो सामूहिक होता है और एक व्यक्तिगत होता है। एक कैसा होता है? एक व्यक्तिगत होता है। तो व्यक्तिगत में हम देखते हैं कि जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, और एक मंत्री की बात करें तो एक मंत्री जो होता है वो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है, एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन वो भी अंततः किसके प्रति उत्तरदायी होगा व्यक्तिगत रूप से?
राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। तो ये मैंने कल आप लोगों को अच्छे से समझाया था, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से थोड़ा, कि भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया है, इसी तरीके के क्वेश्चन जो है थोड़े से बदल के आएंगे और कुछ नहीं, आंसर जो है वही सेम रहने वाले हैं। तो उसके ऑप्शंस देखकर ही आपने आंसर दे दिया होगा। आंसर क्या होगा, मंत्री परिषद होगा। तो इसके बारे में मैं अब और समझाऊंगा नहीं, ये आप लोग बड़े आराम से जो है कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मंत्री परिषद से त्यागपत्र करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है। मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है, यानी किसे अपना त्याग पत्र देता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, क्या होगा आंसर, कमेंट बॉक्स में डालिए आंसर जल्दी से। कमेंट बॉक्स में आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है राष्ट्रपति, एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति ही इसका क्या होगा, पद त्याग की जो एप्लीकेशन लेगा वो कौन लेगा, राष्ट्रपति लेगा, ठीक है, राष्ट्रपति ही लेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, यानी कह सकते हैं आप उसे समझ के कर सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्री परिषद विघटित नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्री परिषद विघटित नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन है, किसी मंत्री के पद त्याग से, प्रधानमंत्री की मृत्यु से, प्रधानमंत्री के पद त्याग से, प्रधानमंत्री के पदच्युत से, यानी कि प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्तगी से। तो क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आसान प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोग सोचेंगे तो आ जाएगा। जो भी पीछे की क्लासेज जिसी के माइंड में रिवाइंड कर रही होंगी, तो ये सारी चीजें मैंने अच्छे से बताई थी आप लोगों को। तो क्या होगा आंसर इसका, किसी मंत्री के पद त्याग से। तो ये कोई मंत्री का अगर पद त्याग होता है तो मंत्री परिषद विघटित थोड़ी होगी, या मंत्री परिषद समाप्त थोड़ी होगी। उस मान लिया कि मंत्री हैं, उन मंत्री को का पद त्याग हो गया। पद त्याग कैसे कैसे हो सकता है, एक तो वो त्याग पत्र दे दे, ठीक है, या फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसे क्या कर दे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे बर्खास्त कर दे। अब इसकी वजह से मंत्री परिषद थोड़ी विघटित हो जाएगी। पीएम क्या करेंगे, पीएम फिर उसकी जगह पर किसी दूसरे मंत्री की सिफारिश कर देंगे, और उस दूसरे मंत्री को नियुक्त कौन कर देगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त कर देगा। तो यहाँ पे मंत्री परिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर प्रधानमंत्री जो है उनकी मृत्यु हो जाए और कोई बन ना पाए प्रधानमंत्री, ठीक है, तो या फिर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, पद त्याग दे, या फिर प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया जाए। कैसे बर्खास्त होगा, जब विश्वास मत नहीं होगा तो पद से हटा दिया जाए। तो इस तरीके से जो है मंत्री परिषद विघटित हो जाएगी। लेकिन एक मंत्री के त्याग पत्र देने से मंत्री परिषद विघटित नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है। तो ऑप्शन है, मंत्री परिषद, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, केंद्रीय एवं राज्य मंत्रीगण, और ऑप्शन डी है सभी मंत्री। तो इसका आंसर बड़ा ही आसान है। अभी मैंने आप लोगों को संरचना ये बताई कि एक मंत्री परिषद जो है उसका निर्माण इन तीनों से होता है। लेकिन अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें, कैबिनेट की बात करें, किसकी, इस कैबिनेट की बात करें, मंत्रिमंडल की बात करें, तो इसका निर्माण किससे होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपने आंसर देना है, टिप्पणी कीजिए जल्दी से। टिप्पणी क्या होगी आपकी, ऑप्शन बी होगा इसकी टिप्पणी, केवल सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण से, है ना, कि कैबिनेट में कौन होंगे, केवल केंद्रीय मंत्रीगण, यानी कैबिनेट मंत्री ही इसमें मंत्रिमंडल में होते हैं। कैबिनेट मंत्री ही मंत्रिमंडल से होते हैं, यही नीति निर्माता होते हैं, और इनके द्वारा नीति निर्माण की गई वो मंत्री परिषद को क्या करनी होती है, माननी होती है। जैसे कि मैंने आपको एक गोला बताया था, ठीक है, इस गोले के अंदर एक गोला था, ठीक है, उस गोले में जो बाहरी गोला था वो क्या था, वो मंत्री परिषद था, और मंत्री परिषद के अंदर जो छोटा गोला था वो क्या था, मंत्रिमंडल था। हालांकि मंत्रिमंडल छोटा था लेकिन बड़ा धमाका करने वाला था, यानी कि क्या था, मंत्रिमंडल छोटा पैकेट बड़ा धमाका था। क्या था, छोटा पैकेट बड़ा, यानी कि जो भी पावर है वो पावर किसके पास है, वो इसी के पास है। कोर है ये कौन, मंत्रिमंडल, और ये जो भी निर्णय लेगा उसको मंत्री परिषद को मानना होगा, उसके मंत्रियों को मानना होगा, बेशक वो गलत निर्णय क्यों ना ले रहा हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, इसी प्रकार से महत्वपूर्ण है और आसान प्रश्न है आप लोगों के हिसाब से। मंत्री परिषद है,
मंत्री परिषद है। ऑप्शन ए कैबिनेट के बिल्कुल समान, कैबिनेट से छोटा निकाय, कैबिनेट से बड़ा निकाय, किसी तरह से कैबिनेट से संबंधित नहीं है, किसी तरह से कैबिनेट से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने आंसर दे दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। आसान प्रश्न है बहुत ज़्यादा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा मेरे प्यारे कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है क्या, कैबिनेट से बड़ा निकाय। तो क्या होगा? कैबिनेट से बड़ा निकाय। तो ये मंत्रिमंडल अभी मैंने बताया, ये कैबिनेट हो गया, कैबिनेट हो गया। तो कैबिनेट में कितने होते हैं? मेनली 15 से 20 मंत्री होते हैं, 15 से 20 मंत्री होते हैं, महत्वपूर्ण मंत्री। मंत्री परिषद में कितने होते हैं? 60 से 70 मंत्री हो सकते हैं, ठीक है, 60 से 70 मंत्री हो सकते हैं। तो अब मंत्री परिषद क्या है? मंत्रिमंडल से बड़ा निकाय है, यानी कि मंत्रिमंडल मंत्री परिषद से छोटा निकाय है। बेशक छोटा है, तभी मैंने क्या होता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठीक है। तो ये स्थिति जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाक से, आसान है ये भी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर चर्चा करते हैं? देखिए आ गया प्रश्न कि जो अनुच्छेद 74 है, आर्टिकल 17 है, 74 है और 75 है, 74 और 75 है, किस बारे में बताता है? तो भैया जी ये तो मंत्री परिषद के बारे में ही बताता है, ये तो कोई भी बता देगा, है ना, इसमें रटने वाली कोई बात है ही नहीं। अच्छे से पूरी क्लास जिन्होंने की है तो उनके दिमाग में तो पूरी तरीके से फिट बैठ ही गया होगा। चलो जी अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को क्या करता है, यानी कि बर्खास्तगी को विवेचित करता है? बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर को। ऑप्शंस मैं नहीं बोल रहा, ऑप्शन जो है स्क्रीन पर है बिल्कुल, ठीक है, आप लोगों को ऑप्शंस की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसमें? क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि मंत्री परिषद की नियुक्ति करना है, उसको पद से हटाना है। तो ये किस में बोला गया है? तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि जो अनुच्छेद कौन सा है, 75 है। पहली क्लास जो मैंने दी थी तो उसमें मैंने 4 अनुच्छेद आप लोगों को बस समझाए थे, 74 75 तो मोस्ट इंपोर्टेंट बताए ही थे। इसके साथ साथ क्या था, 77 और 78 भी समझाया था, ठीक है। 76 में मैंने कल की क्लास में समझाया था, जो कि महान्यायवादी है, महान्यायवादी है, बताया था या नहीं बताया था, ठीक है। तो जो 75 और 74 और 75 है, इसमें से जो 75 है उसमें क्या बताया गया? नियुक्ति को बताया गया है, पद से हटाने को बताया गया, शपथ को बताया गया है, वेतन को बताया गया है, ठीक है। उन सभी बातों को इसमें समझाया गया है, किसमें? 75 में। जबकि 74 में क्या बताया गया कि मंत्री परिषद होगा किसकी सहायता के लिए? राष्ट्रपति की सहायता के लिए। देख कितनी बार आ गया, ये चीजें हमने पढ़ रखी हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन जो है हमने पिछली क्लासेस में भी किया है। तो आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा ऑप्शन ए। जो ऑप्शन ए है आपका यही आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या होगा आपका? आंसर होगा, जिसमें क्या बताया गया है कि 6 मास के बाद, यानी कि 6 महीने के बाद उसे छोड़ देना चाहिए पद। क्यों? क्योंकि वो किसी का सदस्य नहीं है। अगर मंत्री पद पे बने रहना है तो बेटा सदस्य बन जाओ जल्दी से, लोकसभा के या फिर राज्यसभा के मेंबर तो बनना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना तुम फ्री की मौज ले लोगे। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न भी आसान है। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। देखो अभी मैंने यहाँ पे बताया मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए, इसका क्या होगा? मंत्री परिषद की बात हो रही है तो मंत्री परिषद जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से, और किसकी बात हो रही है? व्यक्तिगत रूप से बात हो रही है, व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। अगर सामूहिक रूप से होता तो मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता? लोकसभा के प्रति। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से बोल रहा है मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राष्ट्रपति के प्रति। बात क्लियर कर लेना, एक बार फिर से बता देता हूं। सामूहिक रूप से अगर मंत्री परिषद के उत्तरदायित्व की बात है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद के विषय में बात हो रही है कि किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। ये ध्यान रखना। और हमारे यहाँ उत्तरदायित्व 2 प्रकार के हैं, सामूहिक और व्यक्तिगत, ठीक है। विधिक वाला नहीं है, और विधिक वाला मैंने बता दिया कि राजा कभी गलत नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं।
मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? बच्चा क्वेश्चन, लड्डू सा क्वेश्चन है, कोई भी खा जाएगा तुरंत इसे। और आप जैसे धुरंधर, आप जैसे लोग जो देख रहे हैं वो धुरंधर हो ही गए हैं, उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। तो क्या आंसर होगा? राष्ट्रपति आंसर होगा। और शपथ किस अनुच्छेद में बताया गया है? मंत्रिपरिषद की शपथ को किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 75 में बताया गया है, 75 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 75 किसके बारे में बताता है? किसके बारे में बताता है? शपथ के बारे में बताता है। मंत्रियों की शपथ बोल दो या फिर मंत्रिपरिषद की शपथ बोल दो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये भी छोटा सा बच्चा सा क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? किसके प्रसाद पर्यंत? प्रसाद पर्यंत मंत्रिपरिषद किसके रहता है? भैया यही है, राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके हाथी का दांत खाने को और दिखाने को और होते हैं, मतलब कि दिखाने के लिए तो बहुत बड़े बड़े दांत हैं इनके, मतलब कि कहने को तो ये इनके प्रसाद पर्यंत ये लोग काम करते हैं, लेकिन वास्तविकता में होता क्या है? ऐसा लगता है कि ये इनके अधीन काम कर रहे हैं ना, ऐसे कुछ लगता है, नहीं लगता। पूरा अगर जो लोग राष्ट्रपति से लेकर यहाँ तक पूरी तरीके से क्लास की है, जिन्होंने संघ की कार्यपालिका, जो कार्यपालिका वाली, एग्जीक्यूटिव वाली जिन्होंने क्लास की है, मैं यकीन से कह रहा हूँ कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए या फिर आपका कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए, आप छोड़ने वाले नहीं हैं, इस बात की गारंटी है। चलिए अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, मुझे भी करवाने में कुछ मजा नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ तक इस क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन और कर लीजिए, अच्छा सा क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पे होगा भैया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, जो पीएम ऑफ इंडिया है ना, प्रधानमंत्री। तो जो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये करेंगे क्या? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता। देखिए क्लासेस शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितने नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्लासेस और लंबी भी हो सकती है, क्वेश्चंस और भी बनाए जा सकते थे। और मैं बनाने की ऐसा नहीं है कि आप कम लोग हैं तो मैं कम मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत मैं उतनी ही कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि एक उत्साह ज़्यादा रहता है, या कहा जा सकता है कि एक जो कहा जा सकता, एक एनर्जी जो है एक अलग लेवल की हमारे अंदर बनी रहती है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थे, और आप लोगों को पता चल गया होगा कि इनसे घुमा फिरा किस तरीके के प्रश्न आपके सामने रखे जा सकते हैं। कंसेप्चुअल बनेंगे तो भी आप करने में सक्षम है मेरी तरफ से, और अगर फैक्चुअल बनेंगे तो भी आप मेरी तरफ से क्वेश्चन के आंसर देने में सक्षम हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे पार्लियामेंट के साथ, यानी जो संसद है उसकी क्या व्यवस्था है, क्या कंसेप्ट है, उस पर हम लोग बात करेंगे। अगली क्लास मैथ्स की है, मैथ्स के क्लास कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप लोग साथ साथ में सर के, और कमेंट में जो है आंसर जरूर डालिए अपने। जैसी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाता है, तो जो लोग धुरंधर हैं मैथ्स के, गणित के, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज के धुरंधर है, उनसे मैं ये कहूँगा कि 10 बजे क्लास आ जाएगी आप लोगों की, और फिर उसके बाद देखते हैं उसके कमेंट जो आते हैं, आंसर्स कितने आते हैं, तो वो भी कमेंट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।